जय हिंद स्टूडेंट्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक वीडियो अपलोड हो चुका है, यह दूसरा वीडियो है और कल से एक से अधिक वीडियो एक साथ अपलोड करने का कोशिश करेंगे ताकि समय आप लोगों को सभी वीडियो मिल जाए। यह क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पूंजी संरचना क्या है या पूंजी ढांचा क्या है? पूंजी संरचना को प्रभावित करने वाले घटक, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं पूंजी ढांचा बनाते समय किन किन कारणों को ध्यान में रखना चाहिए। तो बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं जिसका उत्तर एक ही होगा। तो चलिए अब हम उत्तर को देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है जो पूंजी संरचना को ही, कैपिटल स्ट्रक्चर को ही पूंजी ढांचा या पूंजी का स्वरूप या पूंजी कलेवर कहते हैं। तो अगर इसमें से कोई एक नाम देकर प्रश्न पूछ ले तो आपको घबराना नहीं है, एक ही बात है, ठीक है। चलिए, पूंजी संरचना जो है वो वित्तीय नियोजन का एक महत्वपूर्ण अंग है। नियोजन का मतलब आपको समझ में होगा, जो किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में सोचना, प्लान बनाना, ये नियोजन होता है और ये नियोजन वित्त से संबंधित है। प्रायः पूंजीकरण और पूंजी संरचना को एक ही समझ लिया जाता है। देखिए, पूंजीकरण और पूंजी संरचना दोनों एक नहीं है। पूंजीकरण और पूंजी संरचना को एक समझ लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों में क्या है, अंतर है। पूंजीकरण का मतलब होता है व्यवसाय संचालन में कितनी पूंजी चाहिए, यानी कितनी पूंजी की आवश्यकता है, ये होता है पूंजीकरण। अब क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है जो पूंजीकरण से आप क्या समझते हैं। सपोज कीजिए मैं एक उदाहरण से बताता हूँ। कोई व्यवसाय आप स्टार्ट कर रहे हैं और उस व्यवसाय को चलाने के लिए आपको 5 लाख रुपए की आवश्यकता है। इसका मतलब हुआ ये 5 लाख जो हो गया ना, ये जो आपने सोचा, ये हो गया पूंजीकरण, ठीक है। 5 लाख रुपया लगेगा व्यवसाय स्थापना में, ये हो गया पूंजीकरण। और ये 5 लाख रुपया का व्यवस्था करना, कहाँ से ये पैसा आएगा, ठीक है ना, ये होता है, ये जो प्रोसेस होता है ना, ये हो जाता है पूंजी संरचना, ठीक है। ये आपको स्पष्ट हो गया होगा। पूंजीकरण का आशय व्यवसाय के कार्य संचालन के लिए पूंजी की आवश्यकताओं का निर्धारण करना है, यानी कितना पूंजी चाहिए, जबकि आवश्यक पूंजी को किन प्रतिभूतियों, यानी कि आपने जो पूंजीकरण के द्वारा पूंजी की मात्रा का पता लगाया, वो कहाँ कहाँ से आएगा, कहाँ से जुटाया जाएगा, इन सब को पूंजी संरचना कहा जाता है। गुस्टेनबर्ग ने इस संबंध में लिखा है कि पूंजीकरण का आशय पूंजी की मात्रा को निश्चित करने से, यानी कि पूंजीकरण पूंजी की मात्रा निश्चित करता है, जबकि पूंजी संरचना पूंजी के स्वरूप या प्रकार को निश्चित करता है। पूंजी संरचना आपको पूंजी कहाँ कहाँ से लाना है। एक एग्जाम्पल फिर मैं बताता हूँ। अगर आपको किसी भी काम के लिए 2 लाख रुपए की आवश्यकता है, ये हो गया पूंजीकरण। अब ये 2 लाख रुपया आप अपने घर से दे देंगे, 1 लाख रुपया, 10,000 रुपया आप 20,000 रुपया ले लेंगे अपने भाई से, तो 1,20,000 हो गया। 50 ले लेंगे अपने पिताजी से, 71 हो गया। 30 कहीं और से आप कर्ज लेकर, तो ये 2 लाख आपने कंप्लीट कर लिया। तो 2 लाख कहाँ से आएगा, ये हो गया पूंजी संरचना। 2 लाख लगेगा, ये हो गया पूंजीकरण। मैं उम्मीद करता हूँ यह टॉपिक आप लोगों के लिए क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगता हो तो आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। मैं ये आप सबसे आग्रह करता हूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नीड है इस वीडियो का, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि सबके पास पहुँच जाए। कंपनी के लिए आवश्यक पूंजी को संग्रह करने के लिए कौन सी प्रतिभूतियों को निर्गमित किया जाएगा एवं इन प्रतिभूतियों के पारस्परिक अनुपात को निर्धारित करना ही पूंजी संरचना कहलाता है। ओवरऑल बात है, समझ में आ गया आपको। चलिए, कुछ विद्वान ने जो परिभाषा दिया उसमें है वेस्टन एवं ब्राइगम। इनका कहना है जो पूंजी संरचना किसी फॉर्म की अस्थायी वित्तीय व्यवस्था होती है जो दीर्घकालीन ऋणों, पूर्वाधिकारी स्कंध तथा शुद्ध मूल्यों में प्रदर्शित होती है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं पूंजी संरचना को प्रभावित करने वाले, या उससे पहले एक ये छोटा सा डेफिनेशन देख लेते हैं जो काफी कारगर होगा आप लोगों के लिए। पूंजी संरचना से ऐसा यह निर्धारित करने से है
कि कंपनी पूंजी का कितना भाग समता अंश पूर्वाधिकार अंश के निर्गमन के द्वारा, तो कितना भाग ऋण पत्र के निर्गमन के द्वारा, तो कितना भाग दीर्घकालीन ऋण और कितना भाग संचित कोषों के द्वारा एकत्रित करेगा। देखिए कंपनी के पास अगर 2 लाख रुपया की जरूरत है, 2 लाख रुपया में कितना उस शेयर से कितना डिवेंचर से प्राप्त करेगा, यही सब का जो निर्धारण होता है वो कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है, पूंजी संरचना कहलाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे है पूंजी संरचना को प्रभावित करने वाले घटक, मतलब फैक्टर्स इफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। तो पूंजी संरचना को प्रभावित करने वाले कारक में 2 कारक हो सकते हैं। एक हो गया आंतरिक कारक, ठीक है, वह आंतरिक कारक, और एक होता है बाह्य। आंतरिक कारक का मतलब होता है व्यवसाय की प्रकृति। अब व्यवसाय किस नेचर का है, अगर आप फिक्स्ड एसेट्स का कर रहे हैं व्यवसाय, जैसे आप ट्रक का एजेंसी लिए हुए हैं, बाइक का एजेंसी लिए हुए हैं, तो इसमें तो लॉन्ग टर्म कैपिटल चाहिए, आप तो समझ ही रहे होंगे, क्योंकि ट्रक तो रोज बिकेगा नहीं, 5-10 बिक नहीं जाएगा। अब आप अगर भिंडी बेच रहे हैं, सजमन करेला बेच रहे हैं, तो ये तो आज खरीदेंगे कल बेच लेंगे, तो इसके लिए तो आप अल्पकालीन 2 दिन के लिए भी उधार लेंगे तो आप पैसा बेचकर वापस ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको बड़ा सा व्यापार करना है, उसमें लॉन्ग टर्म लगेगा, तो वहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल में इन्वेस्ट होना है। यही बात करता है मैटर व्यवसाय की प्रकृति। ये किसी नए उपक्रम की पूंजी संरचना पर उस उपक्रम के व्यवसाय की प्रकृति का काफी प्रभाव पड़ता है। कुछ व्यवसाय तो ऐसे होते हैं जिनमें उत्पादन और विक्रय निरंतर संपूर्ण वर्ष होता रहता है। जो उत्पादन विक्रय लगातार होता रहता है उसमें मतलब क्या बोलते हैं, बहुत लॉन्ग टर्म आप पूंजी के पीछे नहीं जाएंगे। चलिए, तो एक एग्जाम्पल दिया, सूती वस्त्र उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, ये ऐसा व्यवसाय, ये लॉन्ग टर्म वाला चलना है। वस्त्र उद्योग एग्जाम्पल में यहाँ दे दिया दीर्घकालीन, तो जो निरंतर चलता रहता है कम समय अवधि में, उसमें अल्पकालीन ही होगा, लेकिन जो लंबा अवधि के लिए होगा वो दीर्घकालीन। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा उल्टा दे दिया। अब आगे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कुछ व्यवसाय मौसम प्रकृति के होते हैं, जैसे चीनी उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, शीत गृह, ये मौसम प्रकृति के उद्योग होते हैं, ये मौसम पर निर्भर करते हैं, ये अल्पकालीन होता है। ठीक है ना, तो इसके लिए अल्पकालीन वित्त जो होता है अधिक महत्व होता है। इसलिए हम कह सकते हैं जो व्यवसाय की जो प्रकृति होता है ये पूंजी संरचना को खासे प्रभावित करता है। आगे है आय की निश्चितता एवं नियमितता। आप देखिए, एक फिर से मैं एक उदाहरण देता हूं जो गांव घर में आप देखते होंगे। अगर कोई व्यक्ति का निश्चित इनकम होता है, अगर वो 40,000 का महीना कमा रहा है तो प्रत्येक महीना, तो उसको अगर पर मंथ बोलेगा तो दे सकता है, पर मंथ 4,000 रुपये मांगेगा वो दे सकता है। लेकिन उससे अगर पर डे मांग लेगा 200 का ना, तो या 500 का, वो देने में असमर्थ हो जाएगा, क्योंकि उनका सैलरी एक बार आएगा। ठीक है, तो एक बार वो पेमेंट भी कर सकता है, डेली नहीं कर सकता। लेकिन कोई व्यापारी है तो वो 1,000-500 का डेली बेचता है, तो अगर उसको 200 रुपया प्रत्येक दिन देने के लिए दे देगा ना, तो वो आराम से दे सकते। उसी को अगर बोल देगा जो आप 4,000 रुपया दीजिए एक बार में, तो देना मुश्किल हो जाएगा। तो यही होता है, आय की निश्चितता और नियमितता भी बहुत मायने रखता। आगे है व्यापार पर नियंत्रण की इच्छा, यानी कि आप किस हिसाब से व्यापार को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो पूंजी संरचना व्यापार पर नियंत्रण की इच्छा से भी प्रभावित होती है। यानी कि अगर आप कंपनी के प्रवर्तक, प्रवर्तक जो होते हैं, प्रोमोटर्स जो होते हैं, वो कंपनी का नियंत्रण कुछ ही व्यक्तियों के हाथ में रखना चाहते हैं, यानी कि सबके हाथ में नहीं देना चाहते हैं। तो इस कंडीशन में इक्विटी शेयर होल्डर, हम सब पढ़े हैं, जो इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी का स्वामी होता है। तो अगर
जिसका एक बड़ा भाग कुछ लोगों के पास नहीं देखा जाता है, शेष भाग छोटे छोटे अंशधारियों में बांट दिया जाता है, तो वो कंपनी के स्वामी होते हैं। तो इक्विटी शेयर इस कंडीशन में ज़्यादा होगा। तो अब यहाँ पे यही प्लानिंग होता है, जो हमको इतना रुपया चाहिए, अब ये रुपया कहाँ कहाँ से आएगा, यही जो है पूंजी संरचना के अंतर्गत आता है। फिर आगे आता है परिचालन अनुपात। ठीक है, किसी व्यवसाय में कुल आय का जितने प्रतिशत भाग परिचालन व्यय में प्रयुक्त होता है उसे परिचालन अनुपात कहा जाता है। परिचालन अनुपात जितना ऊंचा होता है, पूंजी संरचना में ऋणगत प्रतिभूतियों का भाग उतना ही कम रखा जाता है। कि इस ऑपरेटिंग जैसे ही बढ़ जाएगा तो ऋण पत्र घट जाएगा। ठीक है, आगे संपत्तियों का ढांचा। तो जिन संस्थाओं के संपत्ति ढांचे में अस्थायी संपत्ति की मात्रा अधिक होगी उसमें दीर्घकालीन पूंजी चाहिए। अस्थायी संपत्ति के लिए दीर्घकालीन पूंजी चाहिए, चालू संपत्ति के लिए अल्पकालीन पूंजी चाहिए। तो संपत्तियों का जो ढांचा होता है ये भी पूंजी संरचना को प्रभावित करता है। ठीक है, अब एक में ये एक देख ली, समता अंशों पर व्यापार। यदि कंपनी के प्रवर्तक कम से कम पूंजी द्वारा अधिकतम संपत्तियों पर नियंत्रण प्राप्त करने की अभिलाषा रखते हैं तो इस समता पर व्यापार की नीति अपनाते हैं। ठीक है, अगर कम तो फिर वो चला जाएगा दीर्घकालीन ऋण के तरफ। चलिए अब बाह्य कारण को भी हम लोग देख लेते हैं। एक्सटर्नल जो फैक्टर्स होते हैं उसमें आते हैं पूंजी निर्गमन की लागत। पूंजी निर्गमन पर अनेक व्यय करने पड़ते हैं, जैसे अभिगोपक कमीशन, दलाली, स्टाम्प व्यय। ठीक है, तो ये सब भी प्रभावित करता है। आगे विनियोक्ताओं की रुचि, यानी कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको कम से कम रिस्क लेना होता है, वो जोखिम कम से कम चाहता है, तो ये भी जो है पूंजी संरचना पर प्रभाव डालता है। फिर आगे है पूंजी बाजार की दशाएं, यानी कि जो कंडीशन है कैपिटल मार्केट का वो कैसा है, ये सब भी मैंने रखता है। तो ये था पूंजी संरचना क्या है और पूंजी संरचना को प्रभावित करने वाले कारक। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।